हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉज प्रेशर क्या होता है इसे समझेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है बैरोमीटर, इसे हम लोग समझेंगे। और मैनोमीटर क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह एटमॉस्फेयर में जो मौजूद एयर है उस एयर मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज pressure is exerted by molecules of air in the atmosphere। सिंपल। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तो यहां लिख सकते हैं इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं गॉज प्रेशर क्या होता है। अब देखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में वेरिएशन ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर जैसे जैसे आप डेप्थ की ओर बढ़ेंगे, मतलब फ्लूइड सरफेस से नीचे अगर आपकी डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ता है। और इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन आया था कि फ्लूइड सरफेस से एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू P0 प्लस रो जी एच के बराबर होता है। अगर एच डेप्थ नीचे यहां की प्रेशर P है तो P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, जहां P0 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और H होता है आपका फ्लूइड सरफेस से लेके उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या फिर डेप्थ बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने ये समझ लिया था कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की ओर बढ़ते हैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। अब कितना प्रेशर बढ़ेगी अगर इसकी डिफरेंस निकाले, यानी कि P माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। मतलब अगर सरफेस की प्रेशर P0 है, इट मीन सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो सरफेस से H डेप्थ नीचे जो प्रेशर की वैल्यू है वो है P इज इक्वल टू P0 रो जी एच। और कितना प्रेशर बढ़ा सरफेस से H डेप्थ नीचे कितना प्रेशर बढ़ा वो कितना हो जाएगा रो जी एच के बराबर। मतलब इनके बीच की जो डिफरेंस हो जाएगी वो हो जाएगी रो जी एच। ठीक है, मतलब रो जी एच जो प्रेशर है वह एक्सेस प्रेशर है। मतलब सरफेस पे जितना प्रेशर था एच डेप्थ नीचे रो जी एच प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर भी, एक्सेस प्रेशर। और इसी एक्सेस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। इसी एक्सेस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग किसी फ्लूइड के सरफेस से नीचे जाते हैं और एच
या फिर किसी भी डेप्थ में जो एक्सेस प्रेशर होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो जितना एक्सेस प्रेशर है, जितना प्रेशर ज्यादा हुआ, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। मतलब गॉज प्रेशर को अगर हम लोग डेल्टा पी बोले, दिस इज इक्वल टू रो जी एच। क्लियर? तो ये है गॉज प्रेशर के बारे में। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, बैरोमीटर क्या होता है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? चलिए हेडिंग लगाएंगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर। अब बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो यहां लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस which measured atmospheric pressure। Barometer, it is a device which measured atmospheric pressure। क्लियर? तो बैरोमीटर की जो सबसे पहले खोज किया था, बैरोमीटर को जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, वह था एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था इवेंगलिस्टा टोरिसेली। तो यहां पे लिख सकते हैं, इट was discovered by Italian scientist Evangelista Torricelli, नाम है इसका इवेंगलिस्टा टोरिसेली। और ये जो डिस्कवर्ड किया था वह लगभग 1608 से 1647 ईस्वी के बीच में। एनसीईआरटी बुक लिखती है 1608 से 1647 के बीच में। अब देखिएगा, ये तो हो गई बैरोमीटर क्या है, इसकी डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था टोरिसेली, सिंपल में बोल सकते हैं सरनेम टोरिसेली, और किस सन में किया था ये हमने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया। अब सबसे पहले बैरोमीटर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये काम कैसे करता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जरा इसको समझा जाए। तो जो बैरोमीटर एक्चुअली है वो है मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर मतलब जो टोरिसेली ने बैरोमीटर बनाया, डिस्कवर किया, वो था मरकरी बैरोमीटर। क्योंकि इस बैरोमीटर में जो फ्लूइड का यूज हुआ है वो है मरकरी, इसीलिए इसको हम लोग मरकरी बैरोमीटर भी बोलते हैं। इसमें यहां पर मरकरी लिया गया है, ऐसे यहां पर एक वेसल में एक मरकरी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, मरकरी। और यहां पर एक ग्लास का ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर भी कंप्लीट रूप से मरकरी को फिल्ड कर दिया जाता है।
इसके अंदर भी मरकरी है। और क्या किया गया, इसके ऊपर वाले पार्ट को किसी चीज से दबाकर या अंगूठा से दबाकर इसको यहां से लाकर इसको ऐसे उलट दिया गया। जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका एक ग्लास ट्यूब है, ऐसे मान लीजिए ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी हमने फिलअप कर दिया और यहां से इसके ऊपर वाले पार्ट को ऐसे बंद करके ऐसे लाया और ऐसे यहां पे ऐसे उलट के रख दिया। तो यहां पे जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे लाके उलट दिया गया। अब जैसे इसको उलट दिया गया तो कुछ मरकरी जो है नीचे की ओर स्लाइड कर गया। अब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे ये मरकरी नीचे की ओर खिसकेगा यहां की जो मरकरी वेसल की मरकरी ऊपर की ओर उठेगा। क्यों? क्योंकि ये जब तक ऊपर उठते रहेगा जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इस मरकरी के प्रेशर ना हो जाए। क्योंकि नीचे से एक प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा ये कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नीचे से ऐसे मरकरी की प्रेशर और ऊपर से ऐसे आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो ये नीचे यानी कि इस ट्यूब की मरकरी नीचे की ओर तब तक खिसकेगा जब तक कि फ्लूइड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक समान ना हो जाए। तो सपोज यहां पर इतना खिसकने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर दोनों सेम हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाता है, यहां पे इस हाइट को मेजर कर लिया जाता है स्केल के मदद से, या फिर मान लीजिए इस ट्यूब पर स्केल बना है, इस स्केल के हेल्प से आप इस हाइट को मेजर कर लेंगे। सपोज यहां पे स्केल है, ठीक है, इस स्केल से हेल्प से हम लोग एच हाइट को मेजर कर लेते हैं। और जैसे यहां से ये मरकरी नीचे की ओर खिसकता है इसके अंदर वैक्यूम हो जाता है और इस वैक्यूम को बोलते हैं टोरिसेली वैक्यूम या टोरिसेलियन वैक्यूम टोरिसेलियन वैक्यूम। अब देखिए, अब हम लोग को प्रेशर निकालनी है, इसको मिटा दे रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होगी, क्योंकि यहां पे अब क्या हो चुका है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे। सपोज यहां पे एक पॉइंट हमने लिया, पॉइंट नंबर मान लीजिए बी, और यहां पे एक पॉइंट लीजिए, ये है पॉइंट सी, और एक यहां पे पॉइंट आप ले लीजिए जिसका नाम है पॉइंट ए। तीन पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट ए की जो प्रेशर होगी, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल्स होगा नहीं। अब मॉलिक्यूल्स नहीं है तो प्रेशर कोई एक्सर्ट करेगा नहीं, इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद पॉइंट बी और पॉइंट सी ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो यहां पर जो आपका वेसल है या फिर जो भी फ्लूइड है वो किसमें है, रेस्ट में है। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी की प्रेशर क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। अब देखना पॉइंट सी की अगर हम लोग प्रेशर निकाले तो पॉइंट सी की प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस ट्यूब के अंदर ये एच डेप्थ नीचे है, इस ट्यूब के अंदर एच डेप्थ नीचे है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी पॉइंट सी की प्रेशर पॉइंट ए की प्रेशर आप प्लस रो जी एच के बराबर। और रो क्या हो जाएगा, यहां पे जो रो है वह मरकरी की डेंसिटी हो जाएगी। अब ए की जो प्रेशर है वो 0 है, दिस इज इक्वल टू रो जी एच।
और P की जो प्रेशर है, यहां की जो प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो P एट पॉइंट B इज इक्वल टू हो गया रो GH, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, बिकॉज यहां पर जो प्रेशर एट पॉइंट B कितने के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो अब देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रू क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है आपका मरकरी की हाइट। यानी यहां पे लिख सकते हैं रू क्या है, वेयर करके डेंसिटी ऑफ मरकरी विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो याद रखेंगे जो आपका मरकरी है वो सबसे डेंस फ्लूइड होता है, तो इसकी डेंसिटी 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और ये जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अप्रॉक्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एच हो जाएगा हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग को एच स्केल्स के हेल्प से मेजर कर लेंगे, जी पता रहेगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें पता है, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप पहले यहां पर हेडिंग लगा लीजिए, हम लोग किस बैरोमीटर की बात किए हैं, तो मरकरी बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर है। अब आप इसको नोट कीजिएगा। फिर सी लेवल पे हम लोग देखते हैं कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वह कितना होता है, पहले इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब देखना, एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, मतलब एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब इस मरकरी बैरोमीटर को सी लेवल पे ले जाते हैं, इस मरकरी बैरोमीटर को सी लेवल पे ले जाते हैं, तो एच की जो वैल्यू आती है वह 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर के बराबर आती है। मतलब इस मरकरी बैरोमीटर को हम लोग सी लेवल पे ले जाके एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो एच की जो वैल्यू आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। यहां लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंटली prove that, at sea level the height of mercury column is equal to 76 centimeter and this is equal to 706 मिलीमीटर। ठीक है, अब जरा हम लोग सी लेवल की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता करें तो कितना आएगा। द प्रेशर एट सी लेवल इज P0 is equal to rho GH 13.6 into 10 raised to the power 3 9.8 into 76 divided by 100, या फिर अगर मिलीमीटर में लेंगे तो 760 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.013 इंटू, ऐसे एक्चुअल में ये वैल्यू आएगी यहां पे 29, ऐसे यहां पे आती है 29 फिर समथिंग गुना 10 रेज़ टू द पावर 5, ये यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं। अब इसी को हम लोग 1.013 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, दिस इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो 1 atm के बराबर। ठीक है, तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर की प्रेशर होती है वह 1 atm के बराबर या फिर 1.013 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्लियर? मतलब हम लोग ये बोलते हैं, यहां पे देखो लिख रहे हैं 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, Hg का मतलब मरकरी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब इसका मतलब होता है कि जहां पर मरकरी बैरोमीटर की हाइट 760 मिलीमीटर दिखाए, वहां पे हमें यह समझना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm के इक्वल है। या फिर जहां पे हमें 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिखाए, वहां पे हमें समझना है कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो एक्चुअल में कहां प्राप्त होता है, सी लेवल पे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में जो आता है कभी कभी, ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस लेवल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देता है। मतलब ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब को इंक्लाइन करके रख देता है और यहां पे हमको बोलता है कि चलिए बताइए कि यहां जहां पे बैरोमीटर रखा हुआ है यहां की प्रेशर कितनी है। मतलब कुछ इस तरह से आएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg। हो गया। अब देखना यहां पर कभी कभी ऐसे आता है, यहां पे नोट करके हम लिखेंगे नोट में, ये आपका वेसल है और इस तरह से जो ट्यूब है वह कुछ इस तरह से रख देता है ऐसे, और यहां से एल ये गिवन रहता है, ये गिवन रहेगा और यहां वाली थीटा गिवन रहेगा। मतलब एल ये गिवन रहेगा और साथ ही साथ थीटा भी गिवन रहता है। और इस केस में हमें बोलता है कि बताइए कितनी प्रेशर होगी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता है और ये रीडिंग हमको गिवन रहेगा। तो जो फॉर्मूला में हम लोग लेंगे, जो हमारे फॉर्मूला आया है P इज इक्वल टू रो जी एच या P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां पर जो H है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। यहां पर H क्या है बाबू, वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस। और यहां पे जो हमारा L दिया हुआ है वो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले इस L को H के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए थीटा दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से जैसे मान लो यहां तक दिया हुआ है तो यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए। क्लियर? यही जो वैल्यू होगा वो H होगा। ये आपका
मान लीजिए कुछ है और ये वैल्यू गिवन है वो कितने के बराबर है, जितना ये एल इधर है उतना ही ये एल इधर हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम लोग एक ट्रायंगल माने, सपोज ए बी सी, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बी पर एंगल 90 डिग्री है। तो आप यहां से लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एल, पी बाई एच। तो ये हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर का काम एच कर रहा है और हाइपोटेनस का काम एल कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग एच निकाले तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। क्लियर? तो अब हम लोग यहां से नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच के जगह पे एल साइन थीटा। मतलब हमेशा हम लोग जो रो जी एच में एच होता है वह वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसको याद रखना है। वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है, तो ध्यान रहे इस बात में कि एल अगर आपका दिया हुआ है तो इस एल की वैल्यू यहां फिट नहीं करेंगे। मतलब आपका ग्लास ट्यूब झुका हुआ है और झुके हुए में रीडिंग दिया हुआ है तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, इसकी पहले वर्टिकल हाइट निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कीजिएगा। हो गया? चलिए अब देखना, प्रेशर का हमने आपको 3 यूनिट बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, पास्कल और टोर भी हमने आपको बताया है। मतलब इंट्रोडक्शन क्लास नंबर लेक्चर नंबर 1 बोलिए, उसमें हमने टोर भी बताया है। यहां पर एक और आप यूनिट जान लीजिए प्रेशर की, वो होता है बार, जो कि जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं या रिसर्च में जो यूनिट प्रेशर का यूज किया जाता है वो बार यूज किया जाता है। ठीक है, उसको आप समझ लेंगे। सबसे पहले चलिए हम नोट बना के सभी को लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। इसके बाद 1 टॉर, इसको ऐसे हमने बताया है, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, 133 पास्कल। और एक और यूनिट है जो कि साइंटिस्ट लोग इसका यूज करता है रिसर्च में, बार। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये हम लोग प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं। और इसमें जो एसआई यूनिट है वह बेसिकली क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या फिर दिस इज पास्कल। न्यूटन मीटर या फिर इसको पास्कल बोलते हैं। ये है हमारी एसआई यूनिट। बाकी जो यूनिट है वो एसआई यूनिट नहीं है, अदर यूनिट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, हो गया। अब हम लोग मैनोमीटर पढ़ते हैं। मैनोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जो बैरोमीटर होता है वो क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर होता है। चलिए एक छोटा सा हमें क्वेश्चन याद आ गया कि भाई मरकरी बैरोमीटर में, यानी जो टोरिस्लियन बैरोमीटर है उसमें मरकरी क्यों यूज किया गया? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मरकरी की जगह वाटर यूज करेंगे तो क्या परेशानियां आएगी, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, देख लेते हैं, इसके बाद तब स्टार्ट करेंगे मैनोमीटर। देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके,
देखना, मरकरी इज यूज्ड इन barometer because एक नंबर में मरकरी हैविंग हाईएस्ट डेंस या हाईएस्ट डेंसिटी, मरकरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। अब सबसे ज्यादा डेंसिटी होने से, हाईएस्ट डेंसिटी होने से, या इसको मैक्सिमम डेंसिटी बोल सकते हैं या हाईएस्ट, ठीक है रहने दीजिए। अब देखना P0 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो GH, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा होगा, रो की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही H की वैल्यू कम होगा। इसका मतलब है कि अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो जो यहां पे हम लोग ग्लास ट्यूब लेते हैं, इसकी हाइट छोटा रहेगा, कम भी रहेगा तो काम चल सकता है। मतलब मैक्सिमम ये जितना ज्यादा रहे उतना ही एच की वैल्यू कम आएगी, और जितना एच कम आएगा इसका मतलब है कि छोटे आप ट्यूब के अंदर काम चला सकते हैं। अगर मान लीजिए डेंसिटी घटे तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पे मरकरी की जगह हम लोग वाटर यूज करेंगे, इसको भी समझते चलते हैं। अगर मरकरी की जगह वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वाटर की जो डेंसिटी है वो मरकरी से क्या है, बहुत ही कम है। तो इसमें रो की वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, तो एच की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए। तो H की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है कि जो आपका ट्यूब होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके उसी प्रेशर को हम मेजर कर पाएंगे जिस प्रेशर को छोटे ट्यूब से हम मेजर कर रहे थे। बात समझ में आया? मतलब मरकरी हम लोग इसलिए लेते हैं कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने से हम लोग छोटे ट्यूब में काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप मरकरी के जगह पे आप दूसरा लिक्विड ले, जैसे मान लीजिए वाटर लेंगे, तो वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है, तो वाटर की डेंसिटी कम होगा, इसका मतलब एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो सेम प्रेशर मेजर करने के लिए आपको मरकरी के लिए छोटा ट्यूब चाहिए होगा और वाटर के लिए बहुत बड़ा ट्यूब होगा, जो कि क्या है, रखने में या फिर कहीं ले जाने में काफी परेशानियां होगी। इसीलिए टोरिसेल जो है, यानी टोरिसेली जो साइंटिस्ट है वह मरकरी प्रीफेयर किया, क्योंकि हमारी जो ट्यूब की लेंथ है वह छोटा रहे। नहीं तो आप इसको वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए ट्यूब क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा जो आपका मरकरी है ये वेपोराइज नहीं होता है जल्दी, मतलब इसमें नो वेपर प्रोड्यूसेस बाय दी मरकरी, नो वेपर प्रोड्यूसेस बाय दी मरकरी। मतलब आपका अगर मरकरी हम लोग लेंगे तो इसके अंदर, ट्यूब के अंदर वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो हमारा मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। अब मान लीजिए इसके जगह पे अगर वाटर ले लिया जाए, सपोज मरकरी के जगह पे वाटर ले लिया जाए, तो वाटर में क्या परेशानी आएगी, वाटर जल्दी वेपोराइज हो जाता है, और वेपोराइज होने से ये जो यहां वैक्यूम बन रहा था वहां पर वेपर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और ये वेपर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो इसके अंदर भी एक प्रेशर हो जाएगा, जो कि यहां मरकरी यूज कर रहे थे तो प्रेशर 0 था, तो फिर इस प्रेशर को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा प्रेशर, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उस प्रेशर को, तो फिर यहां पे आपकी कठिनाई बढ़ जाएगी, डिफिकल्टी बढ़ जाएगी।
इसीलिए और आपका ये जो सुटेबल मटेरियल है वो क्या है, मरकरी है, कि मरकरी वेपोराइज नहीं होता है जल्दी। मतलब सेम टेम्परेचर, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस आपने ले लिया, फिर 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर आप कम टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं तो ये जल्दी वेपोराइज नहीं होगा और वेपोराइज हो जाएगा। तो वाटर से बेस्ट क्या हुआ, मरकरी हुआ, क्योंकि वाटर लेंगे तो फिर एक वेपर प्रेशर बनेगा, उसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो और परेशानी करेगी। तीसरा नंबर में एक और हम लोग लेते हैं, मरकरी जो होता है वह ओपेक होता है, ओपेक होता है एंड शाइनिंग होता है। ओपेक ऐसे लिखेंगे, मरकरी इज ओपेक एंड शाइनिंग, हैंस या फिर ड्यू टू दिस इजली रीडिंग इज कैलकुलेटेड। मतलब मरकरी जो होता है वह ओपन शाइनिंग है, इसका मतलब है कि आप इसको जो रीडिंग है, जैसे मान लीजिए यहां पर की रीडिंग हमें प्राप्त करनी है, सपोज इसको हटा देना है, इसके अंदर आपका मरकरी भरा है तो यहां की रीडिंग हमें पता करना है, तो ओपेक रहता है तो आसानी से हम लोग इसको एकदम परफेक्ट रीडिंग ले सकते हैं कि कहां तक ये आपका मरकरी भरा पड़ा है। मतलब रीडिंग लेने में भी हमको आराम से हम लोग रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसी में अगर आप जल रखते हैं तो जल ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो फिर रीडिंग लेने में परेशानी आएगी, दोनों ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। लेकिन अगर उसी में कोई आप ओपेक रख रहे हैं तो रीडिंग आसानी से आप ले सकते हैं, तो रीडिंग लेने में भी आसानी रहेगी मरकरी। दूसरा, इसमें वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तीसरा, ट्यूब की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। तो अगर एग्जाम में आता है या फिर कहीं पूछा जाता है कि भाई बैरोमीटर में टोरिसेली ने मरकरी क्यों लिया, तो बता सकते हैं मरकरी लेने से ट्यूब की लेंथ छोटी हो जाएगी, उसके बाद ट्यूब के अंदर वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, और तीसरा, मरकरी से हमको रीडिंग लेने में काफी आसानी होती है, हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं, हमें रीडिंग आसानी से दिखता है। और वाटर लेंगे तो ये सारी परेशानियां बढ़ जाएगी। ऐसे वाटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपने समझ लिया कि बहुत लंबा आपको क्या लेना पड़ेगा, बहुत लंबा आपको ये ट्यूब लेना पड़ेगा। दूसरा, वेपर प्रेशर बनेगा जो कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करने में परेशान करेगा। तीसरा, आप दोनों, इससे लाइट आसानी से आर पार हो जाता है, मतलब वाटर से लाइट आसानी से आर पार हो जाता है, तो फिर हमको रीडिंग लेने में कठिनाई होगी। ये सारी चीजें हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मरकरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, उसके बाद नो वेपर प्रेशर प्रोड्यूसेस बाय मरकरी, उसके बाद इट इज ओपेक शाइनिंग, इट ओपेक एंड शाइनिंग ड्यू टू दिस लिखेंगे यहाँ, ड्यू टू दिस इजली रीडिंग इज कैलकुलेटेड, या इसमें और इसको आप सेंटेंस को भी पूरा कर सकते हैं, मरकरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी hence the length of tube is small, hence the length of tube is small. Mercury having highest density, hence the requirement of, ऐसे लिखेंगे, वर्ड सही नहीं आ रहा है, hence the requirement of hence the requirement of tube length is small। मतलब जो ट्यूब लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वह छोटी होगी।
ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैनोमीटर की तरफ। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर मैनोमीटर अब देखना, मैनोमीटर एक डिवाइस है जो गैस की प्रेशर को मेजर करता है। मतलब अगर कोई गैस किसी इनक्लोज सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है तो उसकी प्रेशर कितनी है इसको मेजर करता है मैनोमीटर। तो यहां लिखेंगे इट इज अ डिवाइस which measured pressure of enclosed gas, प्रेशर ऑफ इनक्लोज्ड गैस। देखिए मैनोमीटर कैसे किसी इनक्लोज गैस की प्रेशर को मेजर करता है, यहां पर ध्यान देंगे। सपोज यहां पर एक कोई क्लोज चेंबर है, यहां पर एक कोई क्लोज चेंबर है और इस क्लोज चेंबर के अंदर गैसेस भरा पड़ा है। अब इस गैस की प्रेशर को मेजर करना है, गैस की प्रेशर। यानी सबसे पहले ये समझ लें जो गैस की प्रेशर होता है वह सब जगह एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि गैस में डेप्थ बढ़ने से आपका प्रेशर चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी गैस की जो प्रेशर है सभी पॉइंट पर एक समान होता है। अब इस गैस के प्रेशर को मेजर करना है। सपोज इस गैस की प्रेशर P है और इस P को हमको मेजर करना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक यू ट्यूब, मतलब यू शेप का एक ट्यूब लगाएंगे, उसको बोलते हैं यू ट्यूब, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? यू ट्यूब, यू शेप का होता है इसीलिए इसका नाम है यू ट्यूब। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी लिक्विड को फिलअप कर देते हैं। कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मरकरी लेंगे। सपोज ये जो लिक्विड है यहां तक आ गया, मतलब जैसे हमने इसमें लिक्विड डाला ये लिक्विड यहां तक आया, ठीक है। अब आपका अगर गैस का प्रेशर या P है तो यहां भी गैस का प्रेशर कितना होगा? P होगा। मतलब P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या कितना मान लिया? P। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। सपोज ये पॉइंट आपका B है, B पॉइंट है, तो यहां की जो प्रेशर होगी सपोज PB होगा। अब क्या करेंगे, ये जहां तक लिक्विड हमने भरा है इस लिक्विड की हाइट पता कर लेंगे। यहां पर स्केल से इस लिक्विड का हाइट क्या करेंगे? पता कर लेंगे। यहां पर जो ट्यूब का ये जो इंड है ये ओपन है, ओपन इंड है, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। कितने के बराबर? P0 के बराबर, ठीक है। इस हाइट को हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे कितनी हाइट है, ठीक है। अब आपका यहां पर जो पॉइंट बी लिए है, मान लो यहां पे अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए की प्रेशर कितनी हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब पॉइंट ए की जो प्रेशर है वो कितना है? वो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और पॉइंट बी की जो प्रेशर है वह पॉइंट यहां पर जो गैस का प्रेशर है उसके बराबर होगा, क्योंकि हमने यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है तो यहां की प्रेशर और यानी कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो दो पॉइंट है दोनों की प्रेशर क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब देखना, यानी कि यहां पे हम लोग यूज करें प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो प्रेशर एट पॉइंट बी। अब प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट ए आप प्लस रो जी एच, क्योंकि बी पॉइंट जो है ए पॉइंट से एच डेप्थ नीचे है,
तो अगर यहाँ की प्रेशर P0 है तो यहाँ की प्रेशर में क्या हो जाएगा, ρgh ऐड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh हो जाएगा। यानी कि हम लोग आसानी से इस प्रेशर जो आपके गैस के हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिक्विड भरिए, ये लिक्विड यहां तक मान लो आया, तो इसके एकदम हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचिए और ये जो लाइन सपोज यहाँ पे बी पॉइंट पे कट रहा है तो इस हाइट को माप लीजिए, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के हाइट को मेजर कर लीजिए। जो आप इसमें लिक्विड डाले हैं उसकी डेंसिटी हमें पता होता है, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये हमें पता होता है, और एच हो जाता है आपका हाइट ऑफ लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड कॉलम। एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, है कि नहीं। और जी का मान हम लोग जानते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस सारा वैल्यू पता है तो आसानी से हम लोग गैस की प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर जो हम लोग लिक्विड डालते हैं वह किसी भी तरह का लिक्विड हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको बड़ा प्रेशर मेजर करना है तो इसमें आप हाई डेंसिटी वाले लिक्विड का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपको छोटा प्रेशर मेजर करना है तो लो डेंसिटी वाले लिक्विड का हम लोग यूज करेंगे। यहां पे हम स्टार पॉइंट करके लिख रहे हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई प्रेशर मेजरमेंट ऑफ हाई प्रेशर density or measurement of high pressure, a liquid having high density is filled in manometer, ठीक है। और दूसरा फॉर मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर, एरो साइन देखिए, ए लिक्विड हैविंग लो डेंसिटी इज filled in the मैनोमीटर। मतलब इसमें आप किसी भी तरह का लिक्विड डाल सकते हैं। अगर आपको हाई प्रेशर मेजर करना है तो हाई डेंसिटी वाले लिक्विड जैसे आप मरकरी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लो प्रेशर मेजर करना है तो लो डेंसिटी वाले लिक्विड जैसे ऑयल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट आपके मैनोमीटर का, ठीक है। अब चलिए दो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसे भी हम लोग खत्म कर देते हैं। तो आप पॉज करके नोट कीजिएगा, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए अब इसमें जो एग्जांपल नंबर 9.3 है इसको मिटा दे रहे हैं, एकदम इजी है। 9.3 क्वेश्चन लिख रहे हैं। 9.3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
the density of the atmosphere, density of the atmosphere at sea level is 1.29 kg पर मीटर क्यूब और इसमें दिया हुआ है assume that it does not changes with altitude full stop. Then how high would the atmosphere extend would the atmosphere extend? ये है क्वेश्चन। अगर बुक होगा तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, the density of the atmosphere at sea level is this, assume that it does not changes with altitude, then let's stop यहाँ, then how high would the atmosphere extend? डेंसिटी दिया हुआ है और हमें सी लेवल पूछ रहा है। सी लेवल, तो अभी हमने एक थ्योरी पढ़ा है, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल होता है। तो यहां पर लिखेंगे सी लेवल, एट सी लेवल, देखो सॉल्यूशन, एट सी लेवल atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10⁵ पास्कल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग से हाइट पूछता है, एच की वैल्यू, एच इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी दे रखी है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब और जी हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नाउ P0 इज इक्वल टू रो GH होता है। तो यहां से H हमें निकालना है, बोला है हाउ हाई वुड बी द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड, कितना एटमॉस्फेयर ऊंचा तक एक्सटेंड कर रहा है। तो H हमें निकालना है, तो H इज इक्वल टू P0 बटा रो इंटू जी। अब P0 की वैल्यू है 1.29, ठीक है, डिवाइड क्या कर दी, P की वैल्यू 1.013 गुना 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय रो नीचे कितना हो जाएगा 1.23 और गुना जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट कर 9.8 रखा जाए कि 10 ले लिया जाए, यहां पे आसान होगा, 9.8 नहीं 10 यहां पे ले रहे हैं हम लोग। अब आपका ये हो जाएगा 1.013 डिवाइडेड बाय 1.29 और ये हो जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 9.3। अब जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा
इतना लगभग बोल रहा है 8 किलोमीटर के आसपास में। अब भाग देना है कि नहीं। यहां से क्या करना है, 129 हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा, ये सारा पॉइंट हटाइएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अप्रॉक्स 9.8, ठीक है। ये बुक में आपको, सॉरी 9.8 बोला, 8 किलोमीटर, यहाँ बुक में 9.8 लिया है, तो आप 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 10 लिया ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 9.4, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 9.4 जो एग्जांपल, वो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप बुक में देख लीजिएगा, नई बुक है, उसके एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा लिखने में, इसीलिए हम डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। एट अ डेप्थ 1000 मीटर इन ओशियन, एक में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, बी में व्हाट इज गॉस प्रेशर, सी में फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 into 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ, फिर से बोला है द इंटीरियर ऑफ विच the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure given density of water is equal to इतना, Ng की वैल्यू लेना है 10। ये क्वेश्चन है। एग्जांपल आप देखेंगे 9.4 की सॉल्यूशन। देखना क्वेश्चन क्या है, पहले समझिए। सपोज ये आपका सी वाटर है, जैसे इसकी जो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 है 3 kg। और अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, ये क्वेश्चन बोल दे रहा है, ठीक है। बोला है कि यहां पर मान लीजिए आपका ऐसे कोई सबमरीन अंदर है, जो कितने हाइट पर है, ये बोला 1000 मीटर नीचे है ना, है जी, 1000 मीटर है, ओशियन में है। अब एक में निकालना है कि यहां पर जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो कितना होगा, मतलब यहां की हमको प्रेशर निकालना है एक नंबर में। तो यहां पे अगर हम लोग प्रेशर P निकाले, तो ये सी के सरफेस से कितना नीचे है, 1000 मीटर। तो यहां पर वाटर सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो GH, क्योंकि यहां की प्रेशर P0 है, तो H डेप्थ नीचे इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, रो की वैल्यू 1.03 गुना 10 की पावर 3 और गुना 10 और फिर गुना 10 की पावर 3 ले लीजिए। H की वैल्यू, इसको 10 की पावर हम लोग 3 ले सकते हैं, इतना मीटर हो जाएगा H की वैल्यू। सॉल्व करेंगे 1.013 गुना 10 की पावर 5 अजोड़, ये हो जाएगा आपका 100.3 ले लेते हैं, सॉरी 3 और 3 6, ऐसा करते हैं ना कि इसको 103 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 जीरो दे दिया तो 10 रेज टू दी पावर 5 हो गया, मतलब ये आएगा 3770 में 2 जीरो दे दिया 5। अब ठीक है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1.013 प्लस 103 और दोनों में कॉमन आ जाएगा 10 की पावर 5, तो 104.13 और गुना 10 की पावर 5, ये आ जाएगा इतना पास्कल। तो ये आपका निकल गया कहां पर, तो P पॉइंट नीचे इसकी वैल्यू। अब सेकेंड नंबर में हमें निकालना है, सेकेंड नंबर में क्या निकालना है जी, सेकेंड नंबर में हम लोग को निकालना है फाइंड द, सॉरी व्हाट इज द गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर निकालना है हम लोग को।
मतलब गॉज प्रेशर हमने आपको बताया था डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होता है रो जी एच। अब रो जी एच की वैल्यू रख दीजिए, रो हो गया 1.03 इंटू 10⁻³ प्लस सॉरी गुना 10 गुना 10⁻3। फिर से वही काम कीजिए, 7 जीरो होगा, 2 जीरो इसको दे दीजिए, तो ये 103 गुना 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये आ जाएगा। एटीएम में भी इसको लिखा जा सकता है इतना, या 104 लगभग इतना एटीएम के बराबर हो जाएगा, लगभग। फिर ये लगभग कितना 103 एटीएम के बराबर हो जाएगा। एटीएम में भी आंसर लिखा हुआ है, तो एटीएम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि सबमरीन पे कितना फोर्स लगेगा, और इसके लिए जो विंडो की लेंथ और विड्थ दिया हुआ है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। पहले इसको आप पॉज करके नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब चलिए यहां पर विंडो की एरिया कितनी होगी, सबमरीन पे जो एरिया होगी, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻², और फिर 20 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया में 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 2 दूना 4, 4 पर 00 गुना 10⁻², और फिर गुना 10⁻²। देखो 2 बार इसलिए लिखा ताकि ये 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 10⁻²। ये हो गई हम लोग की एरिया। अब सबमरीन पे जो टोटल आपका प्रेशर लगेगा इधर से, मतलब बोल रहा है कि सबमरीन के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, अंदर प्रेशर बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है P0 प्लस, देखो यहां पर बाहर वाला प्रेशर P0 प्लस रो GH, अब अंदर से बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो यहां से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो प्रेशर P पॉइंट पे लग रहा है P0 प्लस रो GH, अंदर से सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है, तो ये दोनों प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा कितना रो GH। मतलब सबमरीन पर नेट प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। अब देखना यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर इनटू एरिया, और नेट प्रेशर कितना लग रहा है, तो रो GH गुना एरिया की वैल्यू ये हो जाएगा, एरिया रख दिया। अब रो GH का मान 1.03 गुना 10⁵ इतना पास्कल हो गया, और G की वैल्यू 10 हो गई, और रो H की वैल्यू 10⁻³ हो गया। एक सेकेंड, रो की वैल्यू 10⁻³ है, यानी कि 1.013 10⁻³ ये आ गया, और एरिया हो जाएगा 4 गुना 10⁻²। ठीक है, चलिए 4 से गुना कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 4.12 आपका ये 7, और ये आपका 3 और 3 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 10⁵5 इतना न्यूटन हो जाएंगे, यानी 4.12 गुना 10⁵5 न्यूटन इतना प्रेशर लगेगा सबमरीन पे। अब यहाँ पे जो नेट प्रेशर है यही हमने आपको यहाँ पे समझाया, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा रो GH के बराबर, क्योंकि सबमरीन को बाहर से जो फ्लूइड प्रेशर लग रहा है P0 प्लस रो GH, क्योंकि आपका सबमरीन H डेप्थ नीचे है तो इतना आ जाएगा, और सबमरीन के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, सबमरीन के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है विंडो पर वह P0 है, तो दोनों P0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P नेट की वैल्यू इतनी, सॉल्व कर लेंगे इतना आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा जी 4.12 10⁵ न्यूटन। वेरी गुड, चलिए यहां तक। तो ये था आज का हम लोग का क्लास, ठीक है।
अब हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए बहुत अच्छे से। वेरी वेरी थैंक यू।